अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो नहायत ही सेंसिटिव और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन वक्त की ज़रूरत है और आजकल ये काफ़ी चर्चा में है। आप देखिए टेलीविज़न के ऊपर आज जो डिबेट्स होते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस की जाती है। हमारे न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स आजकल होते हैं, एडिटोरियल जो होते हैं, वहाँ पर भी ये डिस्कस किया जाता है। एंड दैट इज़ वाई कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर भी थोड़ा बात करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो इस बारे में पता होता है, लेकिन जो एक कॉमन मैन है या जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं है। उनको सिर्फ इतना बता दिया गया है कि ये जो कॉमन सिविल कोड होता है या यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर मजहब के अगेंस्ट है और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू है, तो इस वजह से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बोलूं और ये टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो मेरे पास एक बुक है PM बख्शी की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम डायरेक्टली जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर और हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या बोला है। तो हम जाते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आर्टिकल 35 to 51 है, यानी आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक। और इसमें जो डेफिनेशन दी गई है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताएं दैट दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हमें पार्ट 3 में दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या कल्चरल एजुकेशनल राइट्स या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो उन राइट्स के लिए एक सिटीजन किसी भी कोर्ट में जा सकता है, वहां पे अपील कर सकता है और वो राइट्स उसको मिलेंगे। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसी इंडिविजुअल के राइट्स नहीं है, ये बेसिकली स्टेट के लिए गाइडलाइंस होती है और ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। दैट इज वाई कि अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें, इसमें से बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए। पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए। पहला प्रिंसिपल इसमें है यही जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आर्टिकल 44 है, यानी आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अभी तक ये इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ एक्सेप्ट गोवा। दूसरा प्रिंसिपल इसमें है आर्टिकल 38, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात हुई थी कि जो यहाँ के सिटीजन है उनको इक्वल पे मिलना चाहिए फॉर इक्वल वर्क, जो अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में टीचर्स काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करें या गवर्नमेंट स्कूल्स की, उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता। या जो हमारे डेली वेजेस होते हैं उनको भी जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता। तो अभी क्योंकि अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। एक और इसमें जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 47, जिसमें कहा गया था कि देयर शुड बी बैन ऑन अल्कोहल शुड बी प्रोहिबिटेड, यानी जो शराब है, जो शराब यहाँ पी जाती है तो इसके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। तो ये भी अभी तक यहाँ इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, लाइक पंचायती राज की हम बात करें, हम राइट टू वर्क की बात करें, तो इनको स्टेट ने जो है इंप्लीमेंट किया। अब ये आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 44 के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यहां जो इसकी डेफिनेशन दी गई है दैट इज द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी जो स्टेट है, चाहे वो सेंटर की स्टेट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये कोशिश करेगी कि पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एक जैसा कानून हो। अब यहां पे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त दो किस्म के लॉज है।
एक होता है क्रिमिनल लॉ जो यूनिफॉर्म है, जो कॉमन है फॉर ऑल द कम्युनिटीज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर कोई मुसलमान कोई क्राइम करता है, अगर कोई हिंदू कोई क्राइम करता है, या अगर कोई क्रिश्चियन या अगर कोई सिख या बुद्धिस्ट कोई क्राइम करता है, लाइक मर्डर की हम बात करें, हम चोरी की बात करें, हम रेप की बात करें, या हम किसी और क्राइम की बात करें, तो किसी भी कोर्ट में वो जाएंगे, हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में होंगे, तो उनको एक जैसी सजा मिलेगी। यहां पे शरिया का कानून नहीं चलता। इस्लाम कहता है कि अगर कोई किसी को मार देता है तो उसको भी मारना चाहिए, अल हुर बिल हुर। या अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटने चाहिए, या अगर कोई गलत काम करता है तो उसको संसार करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में ये क्रिमिनल लॉ में आता है और यहां पर एक जैसा कानून सबके लिए बनाया गया है। जबकि अगर हम देखें सऊदी अरब, ईरान या कुछ इस्लामिक कंट्री जो है, वहां पर शरिया का कानून नाफिज है। अगर कोई चोरी करता है, मर्डर करता है या कोई भी क्राइम करता है तो उसको शरीयत, कुरान व सुन्नत के मुताबिक सजा दी जाती है। लेकिन इंडिया में ये जो है ये क्रिमिनल लॉ कैटेगरी में आता है, यानी जो भी कोई क्राइम करेगा तो उसमें मजहब के मुताबिक या उसके पर्सनल लॉ के मुताबिक उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि जो इंडिया का कानून है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड है, उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब दूसरा जो हमारे यहाँ कानून है, जिसको हम सिविल केसेस आते हैं, सिविल मैटर्स की हम बात करते हैं, तो वहां पे फैमिली लॉ हमारा आता है। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ भी आता है और मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ भी आता है। यानी जो फैमिली के मैटर्स है, लाइक मैरिज है, लाइक जो है डिवोर्स है, या जो सक्सेशन है यानी इनहेरिटेंस जिसको विरासत कहते हैं, या अडॉप्शन वगैरह चीजें हैं, इसमें हिंदुओं के अपने लॉज है, मुसलमानों के अपने लॉज है, जिसको हम हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। और इसमें स्टेट कोई इंटरफियर नहीं करती, बल्कि जो भी कोर्ट कोई डिसीजन देता है दैट इज अकॉर्डिंग टू शरिया, दैट इज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ और अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपको एक मुसलमान को ये परमिशन है, इजाजत है कि वो एक से ज्यादा शादियां कर सकता है। वो 2 बीवियां भी रख सकता है, वो 3 भी रख सकता है, वो 4 भी रख सकता है, क्योंकि इस्लामिक लॉ या पर्सनल लॉ जो हमारा मुसलमानों का है वो इस चीज की परमिशन देता है। जबकि अगर हिंदू लॉ की हम बात करें तो हिंदुओं को एक ही बीवी रखने की परमिशन है, जब उसका डिवोर्स होगा तब जाके वो सेकंड मैरिज में जा सकते हैं। इसी तरह डिवोर्स के बारे में हम बात करें, मुसलमानों के अंदर एक प्रैक्टिस थी ट्रिपल तलाक की, या जो सिंगल तलाक होता है, तो इसमें भी जो है इस्लामिक लॉ प्रिवेल करता है कि जो मर्द है वो औरत को तलाक दे सकता है, या जो खुला होता है जिसमें वुमेन जाती है शरिया बोर्ड के पास, तो उस चीज को लेकर। इसी तरह इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, जो विरासत होती है कि जब किसी शख्स की मौत होती है तो उसके मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके वारिसों के अंदर। बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना मिलेगा, माँ बाप को कितना मिलेगा, या बाकी जो उसके बहन भाई है उनको कितना मिलेगा, ये भी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ या अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ इंप्लीमेंट होता है। और हिंदुओं में भी अपने कानून के हिसाब से जो है ये लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। तो इसमें कोई स्टेट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, कोई इंटरफियर नहीं करता, बल्कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदुओं का जो लॉ है या क्रिश्चियनों का जो लॉ है उसी के मुताबिक अभी तक काम होता था। लेकिन अब जो आज ये इशू खड़ा हो गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 44 आर्टिकल में। तो इसमें बेसिकली कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है, जिस तरह क्रिमिनल लॉ हमारे यहाँ एक जैसा है, इसी तरह जो है सिविल लॉ भी एक जैसा होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। मुसलमानों को लगता है कि शायद हमारे रिलीजन के अंदर इंटरफियर हो रहा है, हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें इंटरफियर होगा और हमारे ऊपर पाबंदियां लगेगी। जबकि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ अभी नारेबाजी हो रही है, सिर्फ अभी इसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं और पॉलिटिक्स की जाती है। हम कह सकते हैं इसके ऊपर अभी पॉलिटिक्स चल रही है ताकि लोगों को उकसाया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जो हमारी एक स्टेट है गोवा, वहां के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है और वहां मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सब रहते हैं। लेकिन वहां का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर हम उसकी बात करें, उसमें एक पॉइंट हमने देखा दैट हिंदू men have the right of second marriage if wife fails to deliver a male child by the age of 30। यहाँ पे हिंदुओं को
अब देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को सेकंड मैरिज की परमिशन नहीं है, लेकिन जो गोवा के अंदर कॉमन सिविल कोड है उसमें एक हिंदू को दूसरी शादी करने की इजाजत है जबकि उसकी बीवी जो जिसकी एज 30 ईयर हो जाए, 30 साल की हो जाए और वो एक लड़का पैदा ना कर सके, मेल चाइल्ड ना पैदा हो, तो उसके वक्त वो दूसरी शादी भी कर सकता है। यानी जबकि हम देखते हैं कि कॉमन सिविल कोड जो है इसमें डिस्कशन किया जाता है कि कौन सी चीज अप्लाई करें और कौन सी चीज अप्लाई ना करें। इसी तरह हम देखते हैं कि जो कॉमन सिविल कोड में जिन एरियाज को कवर करने की बात कही गई है उसमें बेसिकली पहले तो मैरिज लॉ है, क्योंकि मैरिज का जो कानून है वो एक जैसा हो। मैरिज की उम्र क्या होगी, लड़के की कितनी होनी चाहिए, लड़की की कितनी होनी चाहिए, या मैरिज जो है कितनी एक मर्द कितनी बीवियां रख सकता है। हम देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर हालांकि परमिशन तो है 4 बीवियां रखने की, लेकिन 99% मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास एक ही बीवी होती है। तो लेकिन परमिशन है तो उसके कुछ कंडीशंस है, तो इस बेस पर हम नहीं कह सकते कि मुसलमान जो है वो चाहते हैं कि नहीं हमें 4 शादियों की इजाजत मिले। ऐसा नहीं है। अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो 99% मुसलमानों की दूसरी बीवियां नहीं होती। और अगर हम एज की बात करें तो आजकल के जमाने में मुसलमान जो है वो अपनी बेटे या बेटियों की शादी छोटी उम्र में नहीं करते। एक जमाना था कि जब मुसलमान भी अपने लड़कों और लड़कियों की शादी 10-12 साल की उम्र में किया करते थे, लेकिन अब आजकल की जो है आप देखते हैं मॉडर्नाइजेशन आ गई है, लोग बच्चे जो है तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद जॉब की फिक्र लगती है, तो 18-21 साल के ऊपर जो है शादी हो जाती है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जो इनहेरिटेंस या जो हम विरासत की बात करते हैं, तो मुसलमानों में एक कानून बना हुआ है कि लड़कों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा और लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, जबकि हिंदुओं में काफी सालों तक ये प्रैक्टिस नहीं थी, जब तक ये 1956 का जो है सक्सेशन एक्ट पास नहीं हुआ जिसमें वुमेन्स को, हिंदू लड़कियों को भी विरासत में हिस्सा मिला। इसी तरह अगर हम डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स में जो ट्रिपल तलाक का मसला था वो तो हल हो गया, क्योंकि मुसलमानों के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं है। अगर होता भी है डिवोर्स तो सिंगल डिवोर्स होता है। ऐसे ही हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, क्योंकि आफ्टर द डिवोर्स जो मुसलमानों के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं है कि वो जो है अपनी बीवियों को, एक्स बीवी जिसको हम कहें एक्स वाइफ को जो है उसको मेंटेनेंस दे, क्योंकि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ये उसके वालिदैन के ऊपर, उसके भाई बहनों के ऊपर या जो शरिया बोर्ड है उसके ऊपर आती है। तो ये चीजें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो है कवर की जा सकती है। बट क्वेश्चन इज कि अभी तक जो है कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे जो है हिंदुओं को भी फर्क पड़ेगा और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्राइबल लॉज है उनको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है कि जो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत चलते हैं, बल्कि जितनी भी कम्युनिटीज है, जितने भी ट्राइब्स है, वो अपने अपने रस्म रिवाज, कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी शादियां, अपनी विरासत को जो है बांटते हैं या बाकी चीजें करते हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हम इसके ऊपर कंफ्यूज हो, इसके ऊपर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, हमें पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको हर एक कम्युनिटी के जो शेयर होल्डर्स है उनको बुलाना चाहिए, हिंदू कम्युनिटी से भी, मुस्लिम कम्युनिटी से भी, क्रिश्चियनों से भी, सिख से भी और ट्राइबल से भी, और तब जाके बैठ के एक कॉमन जो है प्लेटफॉर्म तैयार होगा जहां पे ये डिस्कशन किया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा और इसमें कौन सी चीज लाई जा सकती है, कौन सी चीज नहीं लाई जा सकती। वैसे मुझे लगता है कि इंडिया इज बेसिकली अ मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट कंट्री, मल्टी लिंगुअल कंट्री। यहाँ काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर एक कम्युनिटी के लोग जो है इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसलिए प्लीज इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए, बल्कि लीगल वे में इसका जो है सोल्यूशन निकालना चाहिए। हम देखते हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो मुसलमान उसको एक्सेप्ट करते हैं, जबकि उनको लगता है कि हमारे मजहब के खिलाफ ना हो। तो लीगल वे में अगर किसी चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा और जिसमें मुसलमानों को भी कंसल्ट किया जाएगा, देन वी कैन फ्रेम द लॉज। अदरवाइज अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो उस वक्त जो है स्टेट के अंदर, हमारे देश के अंदर हालात जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी एजेंसीज है, लॉ मेकिंग एजेंसी, जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो प्लीज इससे पहले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, पहले एक कंसेंसस बनाए,
سب کو جو ہے کنسلٹ کرے، کیونکہ یہ دیش سب کا ہے اور سب کو اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے، تب جا کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ سنائے۔ سو دس واز اے بریف ڈسکشن اباؤٹ دا یونیفارم سول کوڈ، جس کے بارے میں آج ہم نے بات کی۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا؟ آپ کے اوپینین کا ہمیں انتظار رہے گا، اور اگر آپ اس پہ اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے لیے لائے، جس میں اور زیادہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔